हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुज शर्मा। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थों की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर हम देखेंगे कि कौन सा पदार्थ अपचायक का काम करता है और कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक का काम करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पदार्थ होते हैं, उनको हम ऑक्सीकारक या उपचायक यानी ऑक्सीडेंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन दाता जो होते हैं उनको हम अपचायक या रिडक्टेंट बोलते हैं। तो अभिक्रिया के अंदर कुछ अभिक्रियाओं के मैंने उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकारक का कौन काम कर रहा है और अपचायक का कौन काम कर रहा है। तो इस अभिक्रिया के अंदर MnO4- + 8H+ 5 इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है Mn+2 + H2O के अंदर। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद MnO4 Mn2+ के अंदर जा रहा है। यानी MnO4 ऑक्सीकारक का Mn ऑक्सीकारक का काम कर रहा है और जो पदार्थ ऑक्सीकारक का काम करता है उसका खुद का अपचयन होता है। तो यहाँ पर Mn का अपचयन हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया में भी MnO4 2H2O + 3 इलेक्ट्रॉन चेंजेज इनटू MnO2 + 4OH-। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। Mn के O2 के अंदर जा रहे हैं। Cr2O7 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cr+3 के अंदर जा रहा है। H2O2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2O के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर MnO4, Cr2O7 और H2O2 ये सभी पदार्थ जो हैं ऑक्सीकारक का काम कर रहे हैं और इनका खुद का अपचयन हो रहा है और दूसरों पदार्थों का ये ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे, खुद का अपचयन करेगा और दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करेगा। अपचायक के केस में देख लेते हैं इसी तरीके से। ऑक्जेलेट आयन C2 CO2 के अंदर चेंजेज होता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। C2O4 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसलिए अपचायक का काम कर रहा है। H2S यहाँ पर H+ और सल्फाइड आयन के अंदर जा रहा है और सल्फाइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के सल्फर के अंदर चेंज हो रहा है। यानी कि सल्फर यहाँ पर अपचायक का काम कर रहा है। H2O2 के अंदर ये H+O2 + 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर और ऑक्साइड आयन O2- 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के उदासीन ऑक्सीजन अणु के अंदर परिवर्तित हो रहा है। यानी ऑक्सीजन यहाँ पर अपचायक का काम कर रहा है। और SO3 + H2O सल्फेट आयन के अंदर H+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। यानी कि यहाँ पर अपचायक का काम कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि निम्न अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। यहाँ पर हमें 3 अभिक्रियाएं दी हैं और इन अभिक्रियाओं को देख के हमें बताना है कि ये तीनों अभिक्रियाएं क्या वास्तव में रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं या नहीं हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी कि वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ का अपचयन होता है और दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, सबसे पहले सभी पदार्थों की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के बाद देखते हैं कि अभिकारक से उत्पाद साइड में जाने पर किस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है और किस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है। जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है उस पदार्थ का अपचयन होता है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी के आधार पर कि ये अभिक्रिया रेडॉक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। यहाँ पर Cu2O के अंदर हम कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। Cu2 2x- 2 = 0। कॉपर 2 है तो 2x ऑक्सीजन की -2 होती है 0। 2x = 2 और x = +1 यानी इस कॉपर की +1 है। यहाँ पर भी इस कॉपर की +1 ऑक्सीकरण अवस्था है। और उत्पाद साइड की तरफ देखते हैं तो कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर 0 है और यहाँ पर सल्फर की -2 है, ऑक्सीजन की भी -2 है और यहाँ पर इस सल्फर की हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो +4 निकल के आती है। अब हमने सभी पदार्थों की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल ली। अब इसके पश्चात हम देखें कि किस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है और किस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो यहाँ पर देखें ध्यान से
कॉपर हमारे पास इधर 2 दिए हैं और दोनों कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था +1+1 है, यानी कि अभिकारक साइड जो कॉपर है वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है और उत्पाद साइड जो कॉपर है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, यानी कि +1 से 0 के अंदर जा रही है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी आने का मतलब है पदार्थ का अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था -2 है और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +4 हो गई है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होने का मतलब है कि पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ध्यान से देखने पर पड़ेगा कि कॉपर का यहाँ पर अपचयन हो रहा है और सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ये अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया में भी वही क्रिया हमें करनी है। सबसे पहले हम सभी तत्वों का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे। यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था हम निकालेंगे x - 8 = -1 और x = +7, यानी कि यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है और यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। तो Mn जो है +7 ऑक्सीकरण अवस्था से +2 के अंदर जा रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी आने का मतलब Mn का अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पर कार्बन C2O4, इसमें देखते हैं 2x, कार्बन 2 है, -8 ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 ऑक्सीजन हमारे पास, तो -2 × 4 -8 हो जाएगा बराबर -2। 2x = +6 और x = +3, यानी यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 निकल के आ रही है और यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 निकल के आ रही है। तो कार्बन जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था से +4 के अंदर जा रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होने का मतलब है कि यहाँ पर पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो Mn का अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है और कार्बन का अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब ये अभिक्रिया भी रिडॉक्स अभिक्रिया है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, यहाँ पर Br की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। यहाँ पर Br की निकाल लेते हैं, x - 6 = -1 और x = -1 + 6, यानी कि +5, यानी कि यहाँ पर Br की ऑक्सीकरण अवस्था +5 निकल के आ रही है। तो Br +5 ऑक्सीकरण अवस्था से -1 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर जा रहा है, यानी कि Br की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। तो इसका मतलब Br का अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं N2H4 के अंदर 2x - 4 = 0, 2x = 4 और x = 4 +4, सॉरी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन +1 शो करता है, +4 हो जाएगा -2, यानी कि x बराबर -2। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 निकल के आ रही है और नाइट्रोजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था से 0 के अंदर जा रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का मतलब होता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और Br का अपचयन हो रहा है, अतः यह अभिक्रिया भी रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हमें ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थ की पहचान करनी है। ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थ को छांटना है। अब यहाँ पर हम ध्यान दें, हमें यहाँ भी वही काम करना है। पहले देखना है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अगर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो दूसरे पदार्थ का अपचयन कर रहा है, यानी कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का काम करेगा और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो यहाँ पर आयरन की Fe की +3 है, सल्फर की -2 है, Fe की +2 है और सल्फर की 0 है, यानी Fe +3 से +2 के अंदर जा रहा है।
और सल्फर -2 से 0 के अंदर जा रहा है। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है, इसका मतलब Fe का अपचयन हो रहा है। और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ध्यान से देखें, ऑक्सीकारक पदार्थ वो पदार्थ होता है जो दूसरों का ऑक्सीकरण करता है और खुद का अपचयन करता है। तो यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है? Fe का। इसका मतलब ये पदार्थ ऑक्सीकारक का काम करेगा, यानी ऑक्सीकारक यहाँ पर कौन होगा? Fe। और ऑक्सीकारक Fe होगा तो अपचायक कौन हो जाएगा? अपचायक यहाँ पर H2S, यानी सल्फर का काम अपचायक का काम है। H2S यहाँ पर अपचायक का काम कर रहा है। अगली अभिक्रिया में देखते हैं, यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है और यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, यानी Mn जो है +4 से +2 के अंदर जा रहा है। Mn की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है, तो इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है। और HCl के अंदर Cl की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है और यहाँ पर Cl2 की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि Cl -1 से 0 के अंदर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर Cl ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो Cl का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम परिभाषा के हिसाब से देखें, ऑक्सीकारक पदार्थ वह पदार्थ होता है जो दूसरों का ऑक्सीकरण करता है और खुद का अपचयन करता है। यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है? Mn का। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक पदार्थ कौन हो जाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ यहाँ पर MnO2 हो जाएगा। और अपचायक पदार्थ कौन होगा? यहाँ पर अपचायक पदार्थ जो होगा वो HCl हो जाएगा। अपचायक पदार्थ वो पदार्थ होता है जो दूसरों का अपचयन करता है और खुद का ऑक्सीकरण करता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? Cl का, यानी कि यहाँ पर HCl जो है वो अपचायक का काम करेगा। ऑक्सीकारक पदार्थ होगा तुल्यांकीय द्रव्यमान। किसी भी ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकीय द्रव्यमान निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं और दोनों फॉर्मूलों के आधार पर हम कुछ उदाहरण के तौर पर ऑक्सीकारक पदार्थों का तुल्यांकीय भार निकालने की विधि को समझेंगे। तो यहाँ पर सूत्र देखें, सबसे पहले ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकीय द्रव्यमान क्या होता है? ऑक्सीकारक पदार्थ का अणुभार बटे उसके एक अणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा फॉर्मूला होता है ऑक्सीकारक पदार्थ का अणुभार बटे n गुणा उसके परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी। यहाँ पर n जो होता है अणु या आयन में उपस्थित उस परमाणु की संख्याएं हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि MnO4 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। इसका अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन माध्यम में तुल्यांकीय द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अम्लीय माध्यम में देखते हैं। अम्लीय माध्यम में हमारे पास KMnO4 की अभिक्रिया होती है। KMnO4 प्लस H2SO4 प्रोडक्ट में बनता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। यहाँ पर हम अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं 2, 3, 2, 3 और 5। अगर हम इस अभिक्रिया को अम्लीय माध्यम में आयन की फॉर्म में संतुलित अभिक्रिया लिखते हैं तो अभिक्रिया बनती है MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। दिस गिव्स Mn प्लस 2 प्लस 2H2O। अब ये दोनों अभिक्रिया KMnO4 के हमारे पास अम्लीय माध्यम में है। तो अब देखते हैं कि KMnO4 का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकीय द्रव्यमान किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सूत्र वही हमारे पास है। पहले हम इस पहले वाले फॉर्मूले के आधार पर निकालते हैं। तो इसमें KMnO4 का अणुभार बटे एक अणु द्वारा ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर KMnO4 का अणुभार निकालते हैं। K का 39 होता है, Mn का 55 और ऑक्सीजन 64 बटे एक अणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कि ये जो अभिक्रिया है हमारे पास संतुलित अभिक्रिया है अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभिक्रिया में 5 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन। और इस 5 से हम अणुभार को भाग दे देंगे तो 158 बटे 5 बराबर 31.6। ये KMnO4 का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकीय द्रव्यमान होता है।
अब हम दूसरे सूत्र के आधार पर KMnO4 का तुल्यांकित द्रव्यमान निकालेंगे। दूसरा सूत्र है ऑक्सीकारक पदार्थ का अनुभार बटे स्मॉल n गुणा उसके परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी। यहाँ पर n जो है अणु या आयन में उपस्थित उस परमाणु की संख्याएं हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। अब इस दूसरे सूत्र के आधार पर हम KMnO4 का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकित द्रव्यमान निकालेंगे, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी के आधार पर। सूत्र हमारे पास ये है ऑक्सीकारक पदार्थ का अनुभार बटे n गुणा उसके परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो सबसे पहले हम KMnO4 का अनुभार निकाल लेते हैं 39 + 55 + 64। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया में हम देखते हैं KMnO4 + 3H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + 3H2O + 5O। ये अम्लीय माध्यम में KMnO4 की संतुलित अभिक्रिया है। अब इसमें यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी Mn, KMnO4 में इधर Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 है और इधर MnSO4 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। यानी KMnO4 +7 ऑक्सीकरण संख्या से +2 के अंदर जा रहा है, यानी कि 5 की कमी आ रही है बटे 5 गुणा स्मॉल n। स्मॉल n क्या है? अणु या आयन में उपस्थित उस परमाणु की संख्या है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। यानी कि KMnO4 के अणु के अंदर Mn की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है +7 से +2 और इस अणु के अंदर Mn 1 है, KMnO4 1। तो यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 158/5 गुणा 1, यानी कि 31.6। तो दोनों सूत्रों के माध्यम से हम KMnO4 का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकित द्रव्यमान निकालते हैं तो 31.6 निकल के आएगा। क्षारीय माध्यम में KMnO4 की अभिक्रिया होती है 2KMnO4 + 2KOH 2K2MnO4 + H2O + O। और आयनिक रूप में अगर संतुलित अभिक्रिया लिखते हैं MnO4- + 1 इलेक्ट्रॉन = MnO4 2-। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 से +6 के अंदर जा रही है, यानी कि Mn के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था में जो परिवर्तन है वो 1 है। ऑक्सीकरण अवस्था में जो कमी आ रही है वो 1 इलेक्ट्रॉन की आ रही है। तो KMnO4 का तुल्यांकित द्रव्यमान बराबर KMnO4 का अनुभार बटे KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या में कमी इंटू स्मॉल n। अनुभार 158, इलेक्ट्रॉनों ऑक्सीकरण संख्या में कमी 1 गुणा स्मॉल n, Mn की संख्या 1 बराबर 158। यानी कि क्षारीय माध्यम में KMnO4 का जो तुल्यांकित द्रव्यमान निकल के आएगा वो 158 है। उदासीन माध्यम में अभिक्रिया दी हुई है MnO4- + 2H2O + 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये जाएगा MnO2 + 4OH के अंदर। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीकरण संख्या में Mn की जो कमी है वो +7 से +4 के अंदर जा रही है, यानी जो कमी आ रही है वो 3 की आ रही है। तो तुल्यांकित द्रव्यमान हो जाएगा 158/3 गुणा 1 बराबर 52.67। K2Cr2O7 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, अम्लीय माध्यम में निम्नलिखित समीकरण के रूप में अपचयित होता है। इस समीकरण की सहायता से K2Cr2O7 का तुल्यांकित द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, K2Cr2O7 का हम तुल्यांकित द्रव्यमान निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है? K2Cr2O7 का अनुभार बटे ऑक्सीकरण संख्या में कमी गुणा स्मॉल n। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें समीकरण दी हुई है, ये समीकरण क्वेश्चन में आपको दी जाएगी। तो इस समीकरण की सहायता से हम देखें Cr2O7 + 14H + 6 इलेक्ट्रॉन, दिस चेंजेज इनटू 2Cr3 + 7H2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें क्रोमियम का इसके अंदर और इसके अंदर ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन देखना है। यहाँ पर अगर मैं Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालता हूँ तो +6 निकल के आती है और यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। तो यहाँ पर दिख रहा है साफ कि Cr की ऑक्सीकरण संख्या में 3 की कमी आ रही है, ऑक्सीकरण संख्या में 3 कम हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। अब इस सूत्र के आधार पर हम K2Cr2O7 का तुल्यांकित द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो K2Cr2O7 का अनुभार कितना हो जाएगा?
पोटेशियम का 78 प्लस Cr का 104 प्लस ऑक्सीजन 112 बटे ऑक्सीकरण संख्या में कमी 3 इंटू स्मॉल n मतलब जिस तत्व की जिस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर Cr 2 दिया हुआ है, 2 Cr है हमारे पास, तो 3 इंटू 2। यहाँ पर अगर इसको जोड़ लेंगे तो इसमें आंसर आएगा 10478 104,112, ये हो जाएगा 4718 और 192 294/3 इंटू 2। इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 1 4 7 यानी कि 147/3 इक्वल टू ये हो जाएगा 49। तो K2Cr2O7 का तुल्यांक द्रव्यमान यहाँ पर निकल के आएगा 49। अपचायक पदार्थों का तुल्यांकी भार, इस तुल्यांकी भार को निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है अपचायक पदार्थों का अणुभार बटे परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि इंटू स्मॉल n। यहाँ पर ऑक्सीकारक पदार्थों के अंदर क्या होता है, परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, जबकि अपचायक पदार्थों के अंदर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है और स्मॉल n वही परमाणुओं की संख्या होती है। तो एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझ लेंगे। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4.2H2O एक अपचायक पदार्थ है। इसका समीकरण द्वारा निम्नलिखित रूप में ऑक्सीकरण होता है। C2O4 ये ऑक्सीकृत होता है 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांक द्रव्यमान ज्ञात करना है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर समीकरण दी हुई है। यहाँ पर C2O4 चेंजेज इनटू 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। इस कार्बन की और इस कार्बन की दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था में कितना परिवर्तन आता है, ऑक्सीकरण संख्या में कितनी वृद्धि आती है, वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 निकल के आती है और यहाँ पर +4, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में जो वृद्धि होती है वो 1 अंक की होती है। तो सूत्र में मान रखने पर यहाँ पर हम ऑक्जेलिक एसिड का अणुभार निकालते हैं 2 + 24 + 64 + 36 बटे 1, यानी ऑक्सीकरण संख्या में जो वृद्धि है वो 1 की है और n का मान यहाँ पर 2 है क्योंकि कार्बन के 2 परमाणु दिए हुए हैं। तो 1 × 2 यानी 126 बटे 2 बराबर 63, यानी ऑक्जेलिक अम्ल का जो तुल्यांक द्रव्यमान निकल के आएगा वो 63 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक अवयव का तुल्यांक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर परिवर्तित होता है और नाइट्रेट आयन भी अमोनिया के अंदर परिवर्तित होता है। पहले वाली अभिक्रिया में हम देखते हैं नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर परिवर्तित हो रहा है, यानी कि नाइट्रोजन जो है 0 ऑक्सीकरण अवस्था से -3 के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन के लिए 3 का परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास 2 नाइट्रोजन दिए हुए हैं। नाइट्रोजन के परमाणु 2 हैं, तो हमारे अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का इस अभिक्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, यानी N2 = पदार्थ का अणुभार बटे परमाणु की संख्या इंटू स्मॉल n। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कितनी हो रही है, एक परमाणु के लिए 3 की वृद्धि हो रही है और हमारे पास परमाणु कितने हैं, 2। तो 3 × 2 28 बटे 6 बराबर नाइट्रोजन का जो तुल्यांक द्रव्यमान होगा वो 4.6 होगा। अमोनिया का तुल्यांक द्रव्यमान निकालेंगे। अमोनिया का अणुभार 17 होता है, 17 बटे 3। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन का 1 परमाणु है,
जो कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो 17/3 बराबर 5.6 आ जाएगा। अगले केस में नाइट्रेट आयन अमोनिया के अंदर परिवर्तित होता है। यहाँ पर जो नाइट्रेट आयन की ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है और अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या -3 होती है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में 8 का परिवर्तन आ रहा है। तो इस तरीके से हम अभिक्रिया को संतुलित रूप में लिख सकते हैं। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण संख्या से -3 ऑक्सीकरण संख्या में जा रहा है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रेट आयन की निकालेंगे। नाइट्रेट आयन का अनुभार 62 होता है बटे 8 इलेक्ट्रॉनों की ऑक्सीकरण संख्या में 8 की वृद्धि है इंटू नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 1 है, तो बराबर 7.7। अमोनिया का निकालेंगे। अमोनिया का अनुभार 17 होता है बटे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि 8 की है इंटू नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 1 है, यानी कि 17/8 बराबर 2.125। इसका तुल्यांकी द्रव्यमान हो जाएगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।